गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील गर्ग प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षण कार्य बंद है, इसलिए प्रज्ञा अकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। तो कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय हेतु ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 10 का जो विज्ञान का सिलेबस है, इसमें कुल 20 चैप्टर हैं। इन 20 चैप्टर में से प्रारंभ के 4 जो चैप्टर हैं वो जीव विज्ञान के हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 ये रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। चैप्टर 9, 10 और 11 ये भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं। और चैप्टर 12 से लेकर 19 तक ये एक तरह से पर्यावरण विज्ञान से संबंधित हैं। और चैप्टर नंबर 20 जो है ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग अंकवार है और बोर्ड द्वारा उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। उसी के अनुरूप बोर्ड में उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से हम सबसे पहले इनमें से जो चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं वो पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत से लिया गया है और वो है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इस चैप्टर को सबसे पहले शुरू करने का कारण ये है कि इसको घर बैठे अपन आराम से केवल वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और अच्छी तरह याद भी कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 5 नंबर का वेटेज लगता है। तो जैसा कि इसमें पाठ का नाम है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो इसमें अपन को पादप और जंतु इन दोनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उस बारे में अपन को इसके अंदर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन को इसमें पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक और मूलभूत जो हमारी वस्तुएं हैं उनमें आती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीजें ही हमें पादपों से प्राप्त होती हैं। रोटी यानी भोजन, भोजन में जो भी खाद्य पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो फल हो, सब्जियां हों, मसाले हों, पेय पदार्थ हों, सब हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। मकान बनाने के लिए आप जानते हैं कि फर्नीचर आदि के निर्माण के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर लकड़ी से बने मकानों में ही लोग निवास करते हैं, तो इनके निर्माण के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, वो हमें पादपों से प्राप्त होती है, जिसे इमारती काष्ठ कहा जाता है। इसी तरह कपड़ों के निर्माण के लिए हमें रेशों की आवश्यकता होती है और वो रेशे भी हमें पादपों से ही प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमारे दैनिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी हम पादपों से ही पूरी करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपन आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होता है इसकी परिभाषा जानेंगे। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपयोगी पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपयोगी पादपों, पूरे जगत में बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, चाहे उनका औषधीय महत्व हो, चाहे खाद्य पदार्थ की दृष्टि से हो, चाहे इमारती काष्ठ की दृष्टि से हो, चाहे रेशे प्राप्त करने की दृष्टि से हो, चाहे अन्य किसी दृष्टि से हो, तो इनमें से जो उपयोगी वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का अध्ययन करना ही आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत उपयोग के आधार पर पादपों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले खाद्य पादप। खाद्य पादप वो होते हैं जिनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें आपके अनाज, दालें, पेय पदार्थ, तेल, फल एवं सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। और मसाले भी जो हैं हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। दूसरे आते हैं आपके औषधीय पादप।
औषधीय पादपों में तुलसी, आंवला, सर्पगंधा, अश्वगंधा, गुग्गुल, ये सारे औषधीय महत्व के पादप हैं। इसके अलावा कुनैन है, अर्जुन है, एलोवेरा है, ये सारे औषधीय महत्व के पादप हैं और ये हमें इन सबसे जो है औषधियाँ निर्मित की जाती हैं। और औषध विज्ञान में ये बताया जाता है कि आज विश्व में जितनी भी मेडिसिन उपयोग में ली जाती हैं उनमें से लगभग 40% दवाइयाँ पादपों से ही प्राप्त की जाती हैं। इसके बाद इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। तो इमारती काष्ठ, जैसा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि फर्नीचर, मकान आदि के निर्माण के लिए जो लकड़ी काम आती है उसे इमारती काष्ठ कहा जाता है। इसके लिए सागवान, रोहिड़ा आदि का उपयोग किया जाता है इससे। और रेशे यानी कपड़ों के निर्माण के लिए जो रेशे तैयार किए जाते हैं उनमें आपके जूट, कपास आदि का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो ये हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। इसमें अध्ययन के लिए सबसे पहले अपन खाद्य पादपों का अध्ययन करेंगे। खाद्य पादपों के अध्ययन में सबसे पहले लेते हैं अपन अनाज। अनाज जो प्राप्त किए जाते हैं, जितने भी अनाज हैं, कोई भी अनाज हो, वो सब वनस्पति विज्ञान में एक ही कुल के अंदर उनका अध्ययन किया जाता है और उस कुल का नाम है ग्रैमिनी या पोएसी कुल। यानी जितने भी अनाज हैं वो ग्रैमिनी या पोएसी कुल के सदस्य हैं। इसे घास कुल भी कहा जाता है। अनाज, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि अनाज जो है इससे हमें स्टार्च प्राप्त होता है, यानी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है या हम कहते हैं शर्कराएं जो हैं वो हमें अनाज से प्राप्त होती हैं। और ये श्वसन का आधारीय पदार्थ है, यानी श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन प्रक्रिया के दौरान वो इसी के फलस्वरूप होती है। और हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका अधिकांश भाग जो है वो अनाज से ही प्राप्त होता है। अनाज में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गेहूं। इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसे आप सभी जानते हो कि गेहूं को रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, अर्थात गेहूं को शीत ऋतु में उगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु आते आते इसे काट लिया जाता है। गेहूं की प्रमुख किस्मों में शरवती, सोनारा, सोना कल्याण आदि महत्वपूर्ण हैं, जिनका बहुतायत से और प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। अनाज की श्रेणी में दूसरा जो फसल आती है वो है चावल। इसका वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। चावल जो है इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है और उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में द्वितीय स्थान रखता है, यानी चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा है। पुस्तकों में पहला स्थान दे रखा है, लेकिन वास्तविक रूप से वर्तमान में भारत जो है चावल उत्पादन के क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर है। इसकी प्रमुख किस्में देखें चावल की तो इसमें स्वर्णदाना, बासमती, रत्ना आदि प्रमुखता से उपयोग में ली जाती है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो अनाज है वो है मक्का। इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज। ये भी खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है और इसकी प्रमुख किस्में विजय, शक्ति, रतन आदि हैं। चौथा और महत्वपूर्ण अनाज, इसका प्रमुख रूप से राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपयोग किया जाता है, वो है बाजरा। बाजरे का वानस्पतिक नाम पेनिसिटम टाइफॉइडिस है। बाजरा जो है एक प्रमुख मोटा अनाज है और इसे भी हमारे देश में खरीफ की फसल के रूप में ही उगाया जाता है। एक बार पुनः जो अनाज हैं, 4 अनाज हमने पढ़े हैं और इन 4 अनाजों के जो वानस्पतिक नाम हैं वो एक बार पुनः अपन रिवाइज करेंगे। वानस्पतिक नाम केवल ध्यान से देखेंगे आप। गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम, चावल ओराइजा सटाइवा, मक्का जिया मेज और बाजरा पेनिसिटम टाइफॉइडिस। धन्यवाद। खाद्य पादपों में अगली श्रेणी में लेते हैं अपन दाल जो है ये मुख्य रूप से हमारे भोजन में उपयोग में ली जाती हैं।
दालें वनस्पति विज्ञान में लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर शामिल की जाती हैं, यानी दालें जितनी भी हैं वो सब लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं। जितने भी प्रकार की दालें हैं उन्हें लेग्यूमिनेसी कुल में माना जाता है, या इसको मटर कुल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण जो सदस्य है वो मटर है। दालें जो है भोजन में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, और दालों को प्रोटीन का प्रचुर स्रोत माना जाता है। यानी हमारे भोजन में प्रोटीन की अधिकांश आवश्यकता दालों से पूरी की जा सकती है। दालों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चना। चना जो है ये एक महत्वपूर्ण दाल है और इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम साइसर एराइटिनम। चना का जो है वानस्पतिक नाम है साइसर एराइटिनम। चना अभी मैंने आपको बताया कि इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे दालों का राजा भी कहा जाता है। भारत में चने का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, इसलिए विश्व में भारत चना उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी श्रेणी में आता है। दूसरी दाल जो महत्वपूर्ण मानी जाती है उसमें मटर। मटर जो है इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सैटाइवम, और इसी पादप पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी पादप पर मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग किए थे। तो मटर जिसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सैटाइवम। तीसरी दाल है अरहर। इसका भी प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम केजेनस केजन। अरहर का वानस्पतिक नाम है केजेनस केजन। चौथी दाल है सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन की जो है प्रचुर स्रोत मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन में लगभग 35% तक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। और पांचवी दाल जो है मूंगफली। मूंगफली इसका वानस्पतिक नाम है एरेकिस आइकोइजिया, और भारत जो है मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से भी विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। तो इस तरह से आपके सिलेबस में ये 5 दालें जो हैं इनका वानस्पतिक नाम आपको दिया हुआ है। एक बार पुनः अपन इन दालों के वानस्पतिक नाम पुनः देखेंगे। सबसे पहले चना। चने का वानस्पतिक नाम साइसर एराइटिनम। चने का वानस्पतिक नाम साइसर एराइटिनम। दूसरा मटर। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम। मटर वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम। तीसरा अरहर। अरहर का वानस्पतिक नाम होता है केजेनस केजन। अरहर का वानस्पतिक नाम है केजेनस केजन। चौथा है सोयाबीन। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, और ये दालों में प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती है। और पांचवा मूंगफली है, जिसका वानस्पतिक नाम है एरेकिस आइकोजिया। मूंगफली वानस्पतिक नाम एरेकिस आइकोजिया। तो ये 5 दालें जो हैं ये कक्षा 10 के सिलेबस में शामिल की गई हैं। आगे चलते हैं अपन खाद्य पादपों की श्रेणी में आगे आते हैं। आपके तेल, वनस्पति तेल जिन्हें कहा जाता है, या हम कहते हैं तेल। तो तेल जो है जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं वो हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड आदि से निर्मित होते हैं। और वनस्पतियों से प्राप्त जो तेल हैं इन्हें 3 श्रेणियों में प्रमुख रूप से बांटा जाता है। इसमें सबसे पहली श्रेणी जो आपकी सिलेबस में बताई गई है वो है खाद्य तेल, अर्थात वे तेल जिनका उपयोग भोजन में किया जा सकता है या भोजन में किया जाता है। इस श्रेणी में आते हैं आपके सरसों, तिली, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के तेल जो हैं वो खाद्य तेलों में शामिल किए जाते हैं। दूसरे हैं अखाद्य तेल, यानी जिनका उपयोग भोजन में नहीं किया जाता, जिन्हें भोजन में शामिल नहीं किया जा सकता, वो अखाद्य तेल कहलाते हैं, जिसमें आपके अरंडी, तारपीन आदि के तेल जो हैं वो अखाद्य तेलों की श्रेणी में आते हैं। तीसरे हैं आपके सुगंधित तेल। सुगंधित तेल जिनका उपयोग, नाम से अपन को पता चल रहा है, इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों में या अन्य वस्तुओं में खुशबू या महक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इनमें आपके लौंग का तेल, खसका तेल, चंदन का तेल,
आदि जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। ये तेल जो है सुगंधित तेल की श्रेणी में आते हैं। खाद्य पादपों की श्रेणी में अगले हैं आपके मसाले। इसमें आपके तेलों में जो है आपके सिलेबस में किसी भी पादप का वानस्पतिक नाम नहीं दिया गया है। मसाले अगली श्रेणी है आपके मसाले। मसाले जो हैं भोजन में पोषण की दृष्टि से इनका अधिक महत्व नहीं है, लेकिन इनसे कुछ मात्रा में खनिज लवण प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग भोजन में केवल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मसाले जो हैं, जो हमारे भारतीय समाज में प्रमुख रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, तो इनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता आदि और कई मसाले भी जो है इसके अलावा हमारे भारतीय समाज में उपयोग में लिए जाते हैं। मसाले इनका भी जो है किसी भी मसाले का वानस्पतिक नाम कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आते हैं अगले आपके खाद्य पादपों की श्रेणी में पेय पदार्थ। पेय पदार्थ यानी जिनका उपयोग पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, वो पेय पदार्थ की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसमें आपके दो पादप दे रखे हैं आपको, एक तो चाय और दूसरा कॉफी। चाय, इसका वानस्पतिक नाम देखें चाय का तो वो है कमेलिया साइनेंसिस। एक बार पुनः सुनेंगे ध्यान से, चाय का वानस्पतिक नाम कमेलिया साइनेंसिस। और चाय का आप जानते हो कि चाय जो है इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। चाय की जो पत्ती होती हैं उन पत्तियों को उबालकर जो है उनका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है आपके पेय पदार्थ में दूसरा जो पादप है वो है कॉफी। कॉफी जो है इसका वानस्पतिक नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफी, इसका वानस्पतिक नाम कॉफिया अरेबिका। और कॉफी जो है इसके भुने हुए बीजों के पाउडर का उपयोग किया जाता है। यानी कॉफी के जो बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को भूनकर उनका पाउडर तैयार किया जाता है। उस पाउडर से पेय पदार्थ निर्मित किया जाता है, इसको भी कॉफी के नाम से ही अपन जानते हैं। तो इस तरह से ये दो पादप जो हैं वो पेय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू।